हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग सीएमए फाइनल का न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर नंबर 13 है सीएमए फाइनल। ये सब्जेक्ट बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग सेक्शन ए मतलब 60 मार्क्स का पार्ट अभी तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका जो लॉ है न्यू सिलेबस में वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है बच्चों सेक्शन ए और एक है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन ए 60 मार्क्स का है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। सेक्शन ए के अंदर एक तो है कंपनीज एक्ट जो कि है 40 मार्क्स का, और हम इसको कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के स्कैनर के क्वेश्चंस कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। उसके अलावा सेक्शन ए में एक आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि है 10 मार्क्स का। ये हमने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए। और उसी के अलावा न्यू सिलेबस में सेक्शन ए के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ये भी आता है जो कि 10 मार्क्स का है। ये भी हमने पूरी तरह से पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए। मतलब सेक्शन ए 60 मार्क्स का अभी तक हम लोग अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन बी जो कि है आपका 40 मार्क्स का, 40 नंबर का। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं मैं, बार बार इस बात को बोल। और सेक्शन बी का नाम है इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, सेक्शन बी जो है बच्चों आपका, उसमें भी काफी कुछ है। जैसे उसमें सेबी लॉज हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। उसके अलावा कंपटीशन एक्ट है, उसके अलावा इंश्योरेंस एक्ट है, इरडा है, फेमा है ना, आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सारफेसी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। और उसके अलावा न्यू कुछ चैप्टर्स आ चुके हैं जो कि डेटा सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, तो आज हम ये सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस। सेक्शन बी के अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस। क्लियर है ये चीज? और सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस भी मैं आपको बता दूं, सेक्शन बी के अंदर जैसे एक सेबी लॉ है, एक कंपटीशन है, एक इंश्योरेंस है, बहुत सारे चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। जो सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस हमें पढ़ना है सेक्शन बी में, उसके अंदर भी 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स, दूसरा चैप्टर है इनसाइडर ट्रेडिंग, और थर्ड चैप्टर है टेक ओवर कोड। तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेक्शन बी का सेबी लॉज के अंदर पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट। हम इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे की क्लास में इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे टेक ओवर कोड। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो हम सब सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू साथ में सॉल्व करेंगे, और फिर हम सेक्शन बी के बाकी चैप्टर्स को पढ़ेंगे और अपना सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। ये हम प्रॉपर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, न्यू स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, नए मॉड्यूल्स। दूसरी बात मैं ये बता दूं
कि अगर ये क्लास मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दी है, अगर, वैसे तो ये उन स्टूडेंट्स के पास में है जिन्होंने क्लासेस परचेज की है, अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई है क्लास, और अगर कोई ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट इसको देख रहा है, तो ये उसके काम के लिए नहीं है, ये सिर्फ न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए काम के लिए है। क्योंकि मैं बता दूं, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के दिमाग में ना एक फितूर चढ़ा हुआ है कि अरे ये न्यू सिलेबस तो बस नाम का न्यू सिलेबस है, अंदर का कंटेंट तो सेम ही होगा। नहीं है, कंडीशंस बिल्कुल अलग है, चैप्टर अलग है। ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस में भी था, उसका नाम था सेबी आईसीडीआर, लेकिन कंडीशंस उसमें अलग थी, पुरानी कंडीशन थी। ये आज जो हम पढ़ रहे हैं न्यू सिलेबस, न्यू मटेरियल, स्टडी मटेरियल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कंडीशंस चेंज हो चुकी है, नए नोट्स बनाए गए हैं न्यू स्टडी मटेरियल को फॉलो करें। तो अगर कोई ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर देख रहा है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये आपके लिए नहीं है चैप्टर, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है जो हमें पढ़ना है, पहले नाम समझिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर का नाम है रेजिंग फाइनेंस, पैसा रेज करना फ्रॉम कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में से पैसा रेज कर। बच्चों इस चैप्टर को मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक दोस्त का नाम है रॉकी और दूसरे दोस्त का नाम है पुष्पा। इन दो दोस्तों की एक प्यारी सी एक स्टोरी है, वो आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये चैप्टर आखिर किस बारे में बात करता है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, ताकि हम चैप्टर को बहुत आराम से इजीली समझ सकें और आपको ये चैप्टर अच्छे से ग्रैस्प हो पाए। ठीक है बच्चों, तो हम एक कहानी सुनेंगे, उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहूंगा। देखिए बच्चों, एक होता है सेबी मार्केट, आप इसको सिक्योरिटीज मार्केट बोल दीजिए। क्या होता है? सिक्योरिटीज मार्केट। बहुत सारी कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं, जैसे शेयर्स इशू करती हैं, डिवेंचर्स इशू करती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं। कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में पब्लिक को इशू करती है, पब्लिक उनको खरीदती है। तो कंपनीज क्या करती हैं? सिक्योरिटीज पब्लिक को दे देती हैं और पब्लिक से उनके बदले में पैसा ले लेती हैं। ऐसा बिजनेस चलता है कंपनी का। ठीक है, नॉर्मल बात है ये। अब देखिए, सिक्योरिटीज दो टाइप की होती है। एक तो वो सिक्योरिटीज होती हैं जो कि एक बार कंपनी ने इशू कर दी, उसके बाद में वो लंबे टाइम तक के लिए चलती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। और एक वो सिक्योरिटीज होती है जो कि कंपनी ने इशू करी तो एक साल के अंदर अंदर वापस कंपनी उनको मैच्योर कर लेगी, वापस परचेज कर लेगी। उसे हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज लंबे, जैसे इक्विटी शेयर्स, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो लंबे टाइम के लिए इशू की जाती हैं, वो करी जाती हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल शब्द का नाम ही पता है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। और वो सिक्योरिटीज जो कि छोटे टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए इशू करी जाती हैं, वो करी जाती हैं मनी मार्केट में। ज्यादातर मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, जो एक साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाती हैं, मनी मार्केट के अंदर ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती हैं, ज्यादातर ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं। म्यूचुअल, तो मैं दोबारा से बता देता हूं स्टूडेंट्स कि एक सिक्योरिटीज मार्केट होता है जहां पर कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं और पब्लिक उन सिक्योरिटीज को परचेज करती है, पब्लिक उन सिक्योरिटीज को परचेज करती है। क्लियर है ये चीज? कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, लंबे टाइम के लिए होती हैं, वो कैपिटल मार्केट में इशू करी जाती हैं। और कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, एक साल के अंदर अंदर वापस मैच्योर हो जाती हैं,
वो मनी मार्केट के अंदर होती है। इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को पढ़ेंगे, हम कैपिटल मार्केट के अंदर पढ़ेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब हम अपना यहां से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी कहानी बताई कि आखिर ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये हम देखने वाले हैं कि कंपनीज कैपिटल मार्केट में, मतलब कंपनीज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू कर रही है पब्लिक को और पब्लिक से पैसा ले रही है। इस चैप्टर का नाम क्या है? रेजिंग फाइनेंस। कंपनी पैसा रेज कर रही है, कंपनी कमाई कर रही है, कंपनी अर्न कर रही है, कमा रही है। कैसे? कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करके, मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को इशू करके, ज्यादातर इक्विटी शेयर्स को इशू करके। कंपनी इक्विटी शेयर्स पब्लिक को दे रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है। हमें इस चैप्टर में कंडीशंस पढ़नी है कि क्या हर कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, क्या हर कंपनी कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज का इशू लेकर आ सकती है, क्या कोई कंडीशंस होती हैं, कैसे कंपनी मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज लेके आएगी, कैसी पब्लिक परचेज कर सकती है, कितना पैसा लिया जाएगा। ये सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, टर्म्स कंडीशंस पढ़नी है। तो कहानी सुने बच्चों, बड़ी ही प्यारी कहानी है, देखिएगा। एक बार की बात है, रॉकी भैया ने पुष्पा भैया से पूछा, रॉकी भैया ने पुष्पा भैया से पूछा कि पुष्पा भाई, यार ये कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल कैसे बढ़ाती है, कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल कैसे इंक्रीज करती है? तो पुष्पा भाऊ बोले कि रॉकी भाई देखो, जब भी कभी भी किसी भी कंपनी को अगर अगर किसी भी कंपनी को अपनी कैपिटल इंक्रीज करनी होती है ना, तो वो कंपनी पब्लिक के पास में अपने शेयर्स इशू करती है। कंपनी पब्लिक से बोलती है कि सुनो 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 पब्लिक वालों, हम आपके लिए शेयर्स का इशू लेकर आ रहे हैं, आप हमारे शेयर्स को परचेज कर लो, हमको पैसा दे। तो जितना रुपया पब्लिक से आता है, पब्लिक ने शेयर्स खरीदे और पब्लिक ने पेमेंट दिया, तो जितना पैसा पब्लिक से आया उतनी कैपिटल कंपनी की बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है ए नाम की, अभी उसकी कैपिटल 10 करोड़ है, वो 5 करोड़ रुपए का इशू लेकर आई, मतलब पब्लिक ने 5 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, तो 5 करोड़ से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और अब उसकी कैपिटल 15 करोड़ हो जाएगी। रॉकी भैया के दिमाग में ये बात समझ में आ गई। रॉकी भैया बोले कि पुष्पा भाई, अगर कोई कंपनी अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए पब्लिक में पैसा देती है, मतलब पब्लिक को शेयर्स देती है और पब्लिक उसको खरीदती है, कैपिटल बढ़ जाती है। सेम इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है जिसने पब्लिक को ऑलरेडी शेयर्स दिए हुए, पब्लिक के पास में कंपनी के शेयर्स हैं, पब्लिक ने खरीदे थे ऑलरेडी, पहले खरीदे हुए हैं पब्लिक ने शेयर्स, अगर वो कंपनी पब्लिक से उन शेयर्स को वापस परचेज कर ले, कंपनी कंपनी परचेज कर ले पब्लिक से शेयर्स को वापस, तो कंपनी की कैपिटल घट जाएगी। एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए ये ए कंपनी है, इसकी कैपिटल 10 करोड़ है, 5 करोड़ का इशू लेकर आ रही है, मतलब पब्लिक 5 करोड़ के शेयर्स परचेज कर रही है, तो इसकी कैपिटल 15 करोड़ हो जाएगी। सपोज कीजिए कि अब ए कंपनी की कैपिटल 15 करोड़ है, अब वो पब्लिक से अपने शेयर्स को वापस परचेज करिए, बाई बैक कर रही है, बाई बैक, वापस पब्लिक से खरीद रही है अपने शेयर्स को, 5 करोड़ के शेयर्स को वापस खरीद रही है, हाँ तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, 10 करोड़ हो जाएगी। ये बात रॉकी भाई की समझ में आ गई, तो रॉकी भाई ने बोला कि यार पुष्पा भाई एक बात बताओ, कोई कंपनी जब अपनी कैपिटल बढ़ाती है, पब्लिक के पास में इशू लेकर आती है, तो इशू कौन कौन सा हो सकता है? बोला इशू इनिशियल पब्लिक ऑफर हो सकता है, या फर्दर पब्लिक ऑफर हो सकता है, या फिर बोनस इशू भी हो सकता है, या फिर राइट इशू भी हो सकता है। बहुत सारे इशू होते हैं,
कंपनी आईपीओ लेकर आ गई, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आ गई। अब रॉकी भाई के दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि यार सुनो, अगर कंपनी को फाइनेंस रेज करना है, पैसा रेज करना है, कमाई करनी है, कैपिटल बढ़ानी है, तो कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, पब्लिक पैसा देती है और कंपनी के कैपिटल बढ़ जाती है, कंपनी की कमाई हो जाती है, कंपनी का फाइनेंस रेज हो जाता है। समझ में आती है कहानी। अब पुष्पा भाई बोल रहे हैं कि कंपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए आईपीओ भी ला सकती है, एफपीओ भी ला सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर भी ला सकती है, फर्दर पब्लिक ऑफर भी ला सकती है, बोनस इशू भी ला सकती है, राइट इशू भी ला सकती है। अब ये सब क्या होता है, कंफ्यूज हो गए रॉकी भैया। रॉकी भाई बोले कि पुष्पा भाई आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। तो अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। पुष्पा भाई बोल रहे, यार रॉकी भाई, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, तो शेयर्स इशू करने से पहले उसको रेटिंग लेनी पड़ती है अपने शेयर्स पे। जैसे ये शेयर्स ए कैटेगरी के हैं, या ए प्लस है, या बी है, या सी है। जैसे मूवीज को रेटिंग मिलती है ना, कि ये मूवी अच्छी है तो ए प्लस, थोड़ी कम अच्छी है तो ए, बिल्कुल बकवास है तो बी या सी, ऐसे ही जब कोई कंपनी शेयर्स का इशू लेकर आती है, तो इशू लाने से पहले, पब्लिक को ऑफर करने से पहले उसको रेटिंग लेनी पड़ती है। ये रेटिंग एक इंडिपेंडेंट बॉडी कॉर्पोरेट देता है जिसका नाम CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये इंडिपेंडेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, ये उनको रेटिंग देता है। ये बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं। ये कंपनी का पास्ट देखते हैं, प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, कंपनी की कंडीशन देखते हैं, मार्केट में कंपनी का क्या फीडबैक है, ये सब देखकर वो रेटिंग देते हैं कि कंपनी का जो इशू आ रहा है, वो शेयर्स जो अब इशू करे जाएंगे वो इस रेटिंग। और पब्लिक फिर देखती है कि यार CRA ने कंपनी के शेयर्स को क्या रेटिंग दी है, और उसके हिसाब से पब्लिक डिसाइड करती है खरीदू कि नहीं खरीदू। अच्छी रेटिंग मिली है तो खरीद लो, नहीं मिली है तो मत खरीदो। क्लियर है ये चीज यहां तक। अब क्या है कि सपोज करो कि किसी शेयर को ए रेटिंग मिली, किसी शेयर्स को ए प्लस मिली, किसी शेयर को बी मिली। तो देखो ये डिफरेंट क्लास के शेयर्स हो गए, डिफरेंट क्लास के शेयर्स हो गए। मतलब एक तो ए क्लास के हो गए, एक बी क्लास के हो गए, एक ए प्लस क्लास के हो गए। उसके अलावा कभी कंपनी इक्विटी शेयर्स का इशू लेकर आ रही है, कभी प्रेफरेंस ला रही है, तो ये डिफरेंट क्लास के शेयर्स हो गए। तो कंपनी जब शेयर्स का इशू लाती है ना, तो अलग अलग क्लास के शेयर्स होते हैं। और क्लास कैसे डिवाइड होती है, रेटिंग के बेसिस पे या फिर टाइप ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। क्लियर। अब सपोज करो कि एक कंपनी है, और वो कंपनी जून 2023 के अंदर, जून 2023 के अंदर इशू लेकर आई थी शेयर्स का, जिनकी रेटिंग थी ए प्लस। ये कंपनी इस क्लास के शेयर, ए प्लस क्लास के इक्विटी शेयर आज तक इशू नहीं किए इसने। ये कंपनी पहली बार, ये कंपनी इस क्लास के शेयर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। बहुत आईपीओ के नाम पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से सुन लो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार, नहीं। मैं बोल रहा हूं वो शेयर्स जो कंपनी अब इशू करने जा रही है, उस क्लास के शेयर्स कंपनी पहली बार इशू कर रही है मार्केट में। उस क्लास के शेयर्स को कंपनी मार्केट में पहली बार इशू कर रही है, उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स को कंपनी मार्केट में पहली बार इशू कर रही है, उसे आईपीओ बोलते हैं। नाम पढ़ो, इनिशियल, पहली बार पब्लिक ऑफर। अब सपोज करो कंपनी जून 2023 में ए प्लस क्लास के शेयर्स इशू करे थे, पहली बार इशू करे थे कंपनी ने इस टाइप के। कंपनी ऑलरेडी बहुत बार इशू लेकर आ चुकी है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के शेयर्स का। कंपनी अपनी लाइफ में बहुत बार आईपीओ लेकर आ चुकी है, बहुत सालों से आईपीओ लेकर आ रही है।
पर ये वाले क्लास के जो शेयर्स हैं, ए प्लस क्लास के जो इक्विटी शेयर्स हैं, वो कंपनी पहली बार इशू कर रही है इस टाइप के शेयर्स, इसलिए उसको आईपीओ बोल रहे हैं। आईपीओ जो देखा जाता है, इनिशियल पब्लिक जो देखा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो टाइप ऑफ क्लास ऑफ शेयर पे देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी लाइफ में पहली बार इशू लेकर आ रही है तो उसे आईपीओ बोला जाता है। इस हिसाब से तो फिर कंपनी लाइफ में एक ही बार आईपीओ लेकर आ पाएगी, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं अगर कोई कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी है, सालों से बनी हुई है और हर बार नया आईपीओ लाती है, अगर वो उस टाइप की क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर रही है जो कंपनी ने पहली बार इशू कर रही है, क्लास ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर पहली बार इशू किए जा रहे हैं, वो आईपीओ। अगर वो क्लास ऑफ शेयर्स एक बार कंपनी ने इशू कर दिए थे आईपीओ, उसी क्लास के शेयर अब कंपनी दोबारा इशू कर रही है, सोचो नवंबर, तो फिर वो हो जाता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, कि कंपनी इस क्लास के शेयर्स एक बार इशू कर चुकी थी, अब दोबारा से इशू कर रही है। एग्जांपल के तौर पे सलमान खान, सलमान खान की मूवी आई दबंग, क्या दबंग सीरीज की ये पहली मूवी थी? हाँ जी, फर्स्ट मूवी थी, तो ये है आईपीओ। फिर आई रेडी, क्या ये पहली मूवी थी रेडी? हाँ जी, तो ये आईपीओ। फिर आई टाइगर वाली मूवी, क्या ये भी पहली? हाँ जी, ये भी पहली मूवी थी, फर्स्ट थी, ये आई आईपीओ। फिर आई दबंग 2, तो इस क्लास के मूवी, इस क्लास के शेयर्स एक बार इशू हो चुके थे दबंग नाम से, वो आईपीओ आ चुका था, अब ये एफपीओ है, फर्दर पब्लिक ऑफर। फिर आई दोबारा वो टाइगर जिंदा है, तो इस क्लास के शेयर एक बार इशू हो चुके थे, अब नए जो आ रहे हैं वो है एफपीओ। तो एक बार हमारी कहानी को, हम जो अभी रॉकी भैया और पुष्पा भैया की कहानी को सुन रहे थे, दोबारा सुने। रॉकी भैया बोले कि यार ये कंपनीज पैसा कैसे रेज करती हैं, चैप्टर का नाम है ना रेजिंग फाइनेंस, पैसा कैसे रेज करती हैं कैपिटल मार्केट से। पुष्पा भैया बोले कि यार रॉकी भाई बड़ी सिंपल सी बात है, देखो कंपनीज क्या करती हैं मार्केट में ना, अपने शेयर्स इशू करती हैं, पब्लिक उनको खरीदती है और कंपनी पैसा कमाती है, उससे कंपनी की कैपिटल भी बढ़ जाती है। अब ये इशू बहुत सारी तरह से आ सकता है, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, एक होता है बोनस इशू, बोनस में तो चलो फ्री होता है, एक होता है राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा इशू लेकर आ रही है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या होता है कि वो पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स कंपनी ने आज तक इशू नहीं किए, कंपनी आज पहली बार वो पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स इशू कर रही है, दैट इज आईपीओ। और अगर उसी क्लास के शेयर्स कंपनी एक बार इशू कर चुकी है, अब दोबारा से इशू कर रही है, दैट इज एफ। रॉकी भाई के समझ में आ गई ये सब बात, लेकिन रॉकी भाई के दिमाग में अब एक डाउट आ गया बच्चों, और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इस डाउट से। रॉकी भाई ने पूछा कि पुष्पा भाई, क्या ये इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कोई भी कंपनी लेकर आ सकती है? क्या कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है? बोले नहीं 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 नहीं, हर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती। हर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अपने शेयर्स को पब्लिक को नहीं बेच सकती, पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। सिर्फ वही कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर में शेयर्स को इशू कर सकती है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। और हमें अब यहां से वो कंडीशंस पढ़ना स्टार्ट करना है। हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, और ये कंडीशन एकदम अलग है ओल्ड सिलेबस वाले से, याद रखिए स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जितना पढ़ा मैं एक बार उसे रिवाइज कर देता हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने आज सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉ सब्जेक्ट का सेक्शन बी स्टार्ट किया। सेक्शन बी में हम सेबी लॉज वाला पार्ट पहले पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमारा पहला चैप्टर है रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट। इस चैप्टर का नेम का मैंने मतलब समझाया आपको। रेजिंग फाइनेंस का मतलब है कमाई, पैसा अर्न करना। रेजिंग फाइनेंस, पैसा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, फाइनेंस अर्न कर रहे हैं। कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। कहां से कर रही है? कैपिटल मार्केट से कर रही है। ये कैपिटल मार्केट क्या होता है? ये सिक्योरिटीज मार्केट का एक पार्ट होता है। सिक्योरिटीज मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट।
कैपिटल मार्केट के अंदर वो उस तरह की सिक्योरिटीज इशू होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इशू करी जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इक्विटी शेयर्स। तो जब भी किसी कंपनी को कैपिटल मार्केट में से पब्लिक से पैसा उठाना होता है तो वो कंपनी अपनी इक्विटी शेयर्स पब्लिक को बेचती है और उनसे पैसा कमा लेती है। इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल मार्केट में पैसा कमाना। क्लियर है ये चीज यहां तक आपको? अब इसी चीज को मैंने कहानी के थ्रू बताया कि रॉकी भैया ने पूछा भैया कितने टाइप के होते हैं ऐसे इश्यूज। अब आईपीओ भी होता है, कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर शेयर्स इशू कर दे, फर्दर पब्लिक ऑफर में इशू कर दे, राइट शेयर्स के अंदर इशू कर दे, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दे। आईपीओ क्या होता है? पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स जो आज तक कंपनी ने इशू नहीं करे, वो पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स कंपनी पहली बार इशू कर रही है, हम उसे आईपीओ बोलते हैं। हम जो ये बोलते हैं ना कि इनिशियली इशू कर रही है, पहली बार इशू कर रही है, इसमें हम टाइप ऑफ शेयर्स को पहली बार देखते हैं। कंपनी की लाइफ में इशू पहली बार नहीं आ रहा है। अगर कंपनी इशू पहली बार लेकर आ रही है उसे आईपीओ बोलते हैं। इस हिसाब से तो फिर सभी कंपनियां जिंदगी में एक ही बार आईपीओ ला पाएंगी। फिर ये रोज रोज रिलायंस आईपीओ कैसे लेकर आ रहा है, एलआईसी आईपीओ लेकर आने वाली वो कैसे लेकर आएगी? तो कंपनी पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स पहली बार इशू कर रही है, उसे आईपीओ बोलते हैं। और अगर उसी क्लास के शेयर्स एक बार इशू हो चुके हैं, दोबारा इशू किए जा रहे हैं, तो उसे एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। यहां तक हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है? क्या हर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अपने इक्विटी शेयर्स को पब्लिक को दे सकती है? क्या हर कंपनी कैपिटल मार्केट के अंदर अपने इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू करके पैसा कमा सकती है? जी बिल्कुल नहीं। कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो सभी की सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ऑल कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो सिर्फ वही कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर कैपिटल मार्केट में पब्लिक को इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा कमा सकती है। हर कंपनी नहीं कमा सकती। इस चैप्टर के अंदर हमें उन कंडीशंस को ही बहुत डिटेल में समझना है, यही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एलिजिबल नहीं है इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के लिए। क्लियर है ये चीज? वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एलिजिबल नहीं है इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के लिए। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारी कंडीशंस पढ़ाऊंगा। पहली कंडीशन देखिए, कंपनी है रिलायंस। कौन सी कंपनी है? रिलायंस। अब इस और ये रिलायंस कंपनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं। कंपनी है आपकी रिलायंस और ये रिलायंस कंपनी पब्लिक इशू लेकर आना चाहती है। मतलब ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अपने इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहती है। अब ये चाहती है ये कंपनी। अब इस कंपनी का थोड़ा सा क्राइटेरिया सुनो। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर है जिनका नाम है जॉनी लीवर। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है राजपाल यादव। और इस कंपनी के शेयर होल्डर है, ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उन्होंने ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और उनका नाम है बाबू भैया, परेश रावल। क्लियर? अभी तक की कहानी हमने क्या समझी? रिलायंस नाम की कंपनी है, पब्लिक के अंदर इनिशियल मार्केट के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, पब्लिक को कैपिटल मार्केट में मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है, पब्लिक के पास उनसे पैसा कमाना चाहती है। क्या वो कर सकती है? उसके लिए हम कंपनी की कंडीशन समझते हैं। कंपनी के अंदर एक प्रमोटर है जिनका नाम जॉनी लीवर है, एक डायरेक्टर है, जिन बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनमें से एक है जिनका नाम राजपाल यादव है, और शेयर होल्डर से बहुत सारे जिसमें से एक शेयर होल्डर का नाम बाबू भैया है। अब एक्चुअली में क्या है? पहला केस, सेबी ने, किसने? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलायंस को, कंपनी को, इशूअर को, जो इशू करना चाहता है उसको प्रोहिबिट किया हुआ है,
मना किया हुआ है कि तुम फ्रॉड हो। रिलायंस कंपनी, हालांकि रिलायंस कंपनी ऐसी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि रिलायंस कंपनी तुम फ्रॉड हो और सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने तुमको मना कर दिया है। अगर कोई कंपनी आईपीओ के अंदर पब्लिक में इशू लेकर आना चाहती है और अगर सेबी ने, सेबी का मतलब होता है बोर्ड, है ना, जब हम बोर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब सेबी होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर सेबी ने उस कंपनी को मना किया हुआ है, दीवार किया हुआ है ना, रोका हुआ है कि नहीं तुम सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं जा सकते, तुम किसी भी तरह का इशू नहीं ला सकते, तुम धोखेबाज आदमी हो, अगर तुम इशू लेकर आओगे पब्लिक के पास में तुम उनको लूटोगे, कोई ना कोई बेईमानी करोगे, चोरी चकारी करोगे, तुमको सेबी ने मना कर दिया। अगर किसी कंपनी को, अगर किसी कंपनी को सेबी ने दीवार कर दिया, मना कर दिया कि तुम आईपीओ के अंदर पब्लिक इशू नहीं ला सकते, तो नहीं ला सकते। अगर रिलायंस कंपनी लेकर आना चाहती है तो ना तो रिलायंस कंपनी दीवार होनी चाहिए, सेबी ने रिलायंस कंपनी को मना नहीं किया हुआ। सपोज करो दूसरी कंडीशन, उसके प्रमोटर्स, जितने भी प्रमोटर्स हैं उनको भी सेबी ने मना नहीं किया हो। ना तो सेबी ने वो कंपनी जो खुद इशू लेकर आना चाहती है उसको मना नहीं किया हो, ना ही सेबी ने उस कंपनी जो इशू लाना चाहती है उसके प्रमोटर्स को भी मना नहीं किया हो। ना तो कंपनी बेईमान हो सेबी की नजर में, ना उस कंपनी का प्रमोटर बेईमान हो, ना उस कंपनी का डायरेक्टर बेईमान हो, और ना ही उस कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो खुद अपने शेयर्स बेचना चाहता है। होता क्या है कि सपोज करो कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, अपने शेयर्स बेचेगी, तो एक पुराना शेयर होल्डर कंपनी के पास में आया, बोला साहब मैंने सुना है आप अपने शेयर्स का इशू ला रहे हो पब्लिक में, मैंने आपके शेयर्स खरीदे हुए, मेरे शेयर्स भी बेच दो ना अपने आईपीओ के अंदर। तो कंपनी ऐसा कर देती है, तो उस शेयर होल्डर को हम सेलिंग शेयर होल्डर बोलते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अपने इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहती है तो सेबी ने, बोर्ड ने, ना तो उस कंपनी को, ना उसके प्रमोटर्स को, ना उसके डायरेक्टर्स को, और ना ही उसके किसी सेलिंग शेयर होल्डर को, अगर है सेलिंग शेयर होल्डर तो उनको डीबार नहीं किया हो, मना नहीं किया हो, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हो, प्रोहिबिट नहीं किया हो, सस्पेंड नहीं किया हो कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में, तुम कैपिटल मार्केट के अंदर इशू नहीं ला सकते। मना नहीं किया हो, सेबी से प्रोहिबिटेड नहीं हो, सस्पेंडेड नहीं हो, बढ़िया लोग, पहली कंडीशन। तो बच्चों अगर कोई आपसे ये बोलता है, अगर कोई आपसे ये बोलता है कि यार क्या हर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर में इशू ला सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो कंपनी लेकर आ सकती है जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करती है। उसमें से पहली कंडीशन क्या है? उसमें से सबसे पहली कंडीशन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि ना तो वो कंपनी खुद, ना उसके प्रमोटर्स, ना उसके डायरेक्टर्स, और ना ही उसका कोई सेलिंग शेयर होल्डर सेबी से प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए। सेबी ने उनको मना नहीं किया हो कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं डील कर सकते, ऐसा मना नहीं किया हो सेबी ने। ये पहली कंडीशन है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। बच्चों मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं बीच बीच में कि न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए है ये, क्योंकि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए कंडीशंस अलग हैं। अगर कोई बच्चा, वैसे तो ये क्लास सिर्फ उनके पास में है जिन्होंने परचेज की है, अगर किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने बाई चांस अपलोड करवा दी है तो सिर्फ न्यू सिलेबस वाले इस क्लास को देखें, ओल्ड वाले ना देखें, वरना लॉस में रहोगे, वो आपकी समस्या है। तो भैया हमने पहला कंडीशन पढ़ लिया, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कंडीशन। बच्चों सेकंड कंडीशन को समझाने के लिए मेरे को एक खाली जगह चाहिए, फिर मैं वो सेकंड कंडीशन समझाता हूं। तो एक मिनट, हाँ यहां पे समझाता हूं आपको सेकंड कंडीशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों। सपोज कीजिए कि एक कंपनी है,
और वो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, पब्लिक में इशू लेकर आना चाहती है। कैसे लाएगी सर? वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने शेयर्स को लिस्ट कर देगी। सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मार्केट जहां पर शेयर्स को बेचने वाले आते हैं, मतलब कंपनीज, और खरीदने वाले आते हैं, मतलब पब्लिक। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, आज कोई कंपनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एक्चुअली में आपके सिलेबस में क्या कर रखा है ना, सिर्फ इन्होंने पॉइंट उठा के दे दिए हैं। अब बच्चे को अगर आप सिर्फ पॉइंट समझा दोगे तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ना, आपको उसकी कहानी तो समझानी पड़ेगी ना कि आखिर ये पॉइंट बना क्यों बना, स्टोरी क्या है, वो स्टोरी तो समझो। वरना रट रटा के तो फिर फेल ही होने हो आप, कितना रट लोगे, बहुत बड़ा कोर्स है। कहानी सुनिए। कोई भी कंपनी जब पब्लिक, कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है तो वो नॉर्मली भी इशू कर सकती है ना। जैसे सपोज कीजिए कि दो कंपनीज है, एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, और ये दोनों कंपनीज पब्लिक के पास में इशू लेकर आती हैं, पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है, नॉर्मल इशू करती है। अब पब्लिक के पास में ये अपने शेयर्स इशू कर रही है, मतलब ये पब्लिक को पता होगा कि भैया फलानी कंपनी इशू लेकर आ रही है, खरीद लो। तो पब्लिक को कैसे पता चला कि ये कंपनी इशू ला रही है, ये ला रही है? ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं? अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में पब्लिशमेंट दे रहे हैं, बैनर छपवा रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, है ना। गली में क्या नाम है, पंपलेट डलवा दिए, पैम्पलेट्स डलवा दिए, इसमें अखबारों के साथ में, न्यूज़पेपर्स के साथ में, ऐसे कर। पर कितने लोगों तक ये खबर पहुंच पा रही है? बहुत कम लोगों तक, शायद 20 लोगों तक, 25, 100, 500, 1000, 10,000। बड़ा अमाउंट थोड़ी है 10,000, 150 करोड़ की जनता है इंडिया की, उससे भी ऊपर है, सिर्फ 10,000 लोग। तो इस कंपनी ने ये सोचा, ए कंपनी ने, बी कंपनी, दोनों ने सोचा कि यार ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा कि मैं सिर्फ 10,000 ही लोगों तक अपने शेयर्स को इशू करूं। मेरे शेयर्स तो बहुत ज्यादा लोग खरीदने चाहिए। अब बहुत ज्यादा लोग मेरे शेयर्स को खरीदें तो वो बहुत ज्यादा लोगों तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि सिर्फ शेयर्स खरीदने के इंटरेस्टेड है। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास में चला जाऊं, कंपनी सोच रही मैं चली जाऊं स्टॉक एक्सचेंज के पास, उससे बोलूं कि भैया तुम अपनी वेबसाइट पर लिख दो कि फलानी कंपनी इशू लेकर आ रही है, तो लोग मेरे शेयर्स खरीद लेंगे और मेरी कमाई हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है इसके लिए आपको मेरे ऊपर लिस्ट होना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी बनना पड़ेगा आप। सेक्शन ए में समझाया था मैंने लिस्टेड कंपनी क्या होता है। तो बोला आपको मेरे ऊपर लिस्ट होना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी बनना पड़ेगा, और जो भी आप शेयर्स का इशू लेकर आ रहे हो उन शेयर्स को भी आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे ऊपर लिस्ट होंगे, इस बात की आपको फीस देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि देखो अभी तक आपके शेयर्स ज्यादा लोग नहीं खरीदते, क्योंकि आपको जानते नहीं है। आप जब मेरे ऊपर लिस्ट हो जाओगे तो आप फेमस हो जाओगे, और आपकी कंपनी के शेयर्स को धड़ाधड़ लोग खरीदेंगे। किसकी वजह से खरीद रहे? मेरी वजह से खरीद, स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे भी तो उस बात का पैसा दो। तो ये कंपनी बोली, बी कंपनी बोली कि साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, आपकी फीस तो बहुत महंगी है, और आपके तो हर साल रिन्यू भी कराना पड़ता है, ऐसा नहीं है एक बार पैसा देके लिस्ट हो गए, हर साल रिन्यू भी कराना पड़ता है, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। बी कंपनी बोले मेरी बस की नहीं है भैया, मैं तो जिस तरह से इशू ला रही हूँ वैसे ही लाती रहूंगी। ए कंपनी बोले नहीं 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 भाई, अगर आगे बढ़ना है तो फिर लिस्ट होना पड़ेगा। तो ए कंपनी अब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है, ए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है।
बहुत ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ए कंपनी अब लिस्ट हो रही है। अब ए कंपनी क्या बोल रही है? ए कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम। ए कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है और आईपीओ लेकर आ रही है। पहली बार लिस्ट हो रही है और आईपीओ लेकर आ रही है। लिस्ट होने का मतलब है आईपीओ लेकर आना पहली बार। लाइफ में ही कंपनी पहली बार, ए कंपनी अपनी लाइफ में ही पहली बार आईपीओ ला रही है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सपोज करो ये ला रही है 2015, सपोज करो एक बार। तो होगा क्या, जब कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी ना, तो वो स्टॉक एक्सचेंज को एक तो अपने बारे में जानकारी देगी कि वो खुद क्या है, उसके कितने डायरेक्टर है, मेंबर, फलाना ढीकना। और एक वो जो इशू लेकर आ रही है लिस्ट होने के लिए, लिस्ट होने का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितनी कंपनीज लिस्टेड है उसमें अपना नाम जुड़वाना, प्लस साथ में आईपीओ लेकर आना। जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसे दो काम करने पड़ते हैं। एक तो स्टॉक एक्सचेंज को फीस देनी है, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी कंपनीज लिस्टेड है उस रजिस्टर में उस कंपनी का नाम आ जाता है, प्लस वो कंपनी अपना आईपीओ भी लाती है। लिस्ट होने का मतलब है आईपीओ लेकर आना जरूरी है। तो वो कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है, इसलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन भी दे रही है कंपनी, प्लस जो इशू लेकर आ रही है आईपीओ के अंदर उसकी भी इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये वाले इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, टोटल इतने रुपए के आ रहे हैं, और इतने दिनों तक मेरा ऑफर ओपन रहेगा, इस तारीख से इस डेट से इस डेट तक लोग खरीद सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे रही है। इसे बोला जाता है अप्रूवल लेना फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आईपीओ लेकर आ रहे हो लिस्ट होकर, तो स्टॉक एक्सचेंज से आप अप्रूवल ले रहे हो। इसका मतलब है आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुए, उसका पैसा दिया, उसके अलावा आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, उसका पैसा अलग से दिया। एक पैसा तो आपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खुद को लिस्ट कराने का दिया, और उसके अलावा आप जब कंपनी के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आईपीओ के थ्रू इशू लेकर आ रहे हो उसका पैसा अलग से। तो जब कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसे दो चीजों की जानकारी देनी है, एक तो खुद के बारे में और एक उस इशू के बारे में। अब सपोज करो एक कंपनी 2015 में एक बार लेकर आ गई, आज चल रहा है 2023, और एक कंपनी अब दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो उसे वो अपने शेयर्स जो अब इशू कराना चाहती है आईपीओ के अंदर, वो स्टॉक एक्सचेंज पे उसे लिस्ट करवाने पड़ेंगे। पहले उसे स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि साहब मैं सोच रही हूँ कि फलानी डेट से फलानी डेट तक ये वाली इक्विटी शेयर्स लिस्ट करवा दूं और आईपीओ के अंदर इशू लेकर आ जाऊं। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज पे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने शेयर्स को लिस्ट करवाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ये जाते ही स्टॉक एक्सचेंज से बोलेगी लाओ लाओ लिस्ट कर दो, टाइम लगता है। तो अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, अब एक कंपनी एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, अब ये 2023 में दोबारा से लेकर आ रही है, तो अब ना इसको अपने बारे में जानकारी नहीं देनी। जैसा जब ये कंपनी पहली बार लिस्ट हुई थी तब इसने अपने बारे में भी जानकारी दी थी, और जो इशू लेकर आ रही थी उसके बारे में भी जानकारी दी थी। अब इसे ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब तो ये अपने बारे में जानकारी देकर क्या करेगी, अब तो स्टॉक एक्सचेंज को इसके बारे में सब कुछ पता है। अब ये सिर्फ उस इशू से रिलेटेड कंडीशंस स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी और स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेगी कि आप मेरे शेयर्स को लिस्ट कर दो ताकि मेरा आईपीओ आ जाए। इस टाइप के अप्रूवल को इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं। इस टाइप का मतलब जब कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है कंपनी के ऊपर, अब वो अपनी लाइफ में बस आगे बार 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 नया आईपीओ लेकर आ रही है, बार बार नया आईपीओ लेकर आ रही है। तो फिर वो जब नया आईपीओ लेकर आ रही है ना, तो वो सिर्फ उस इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। अपने बारे में इंफॉर्मेशन तो वो पहली बार दे चुकी है, जो अब वो अब सिर्फ इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर कोई भी दूसरी कंडीशन, अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो जरूरी है कि वो जिन इश्यूज, जिन शेयर्स को, जिन इक्विटी शेयर्स को आईपीओ के अंदर इशू करना चाहती है, वो कंपनी जिन इक्विटी शेयर्स को आईपीओ के अंदर इशू करना चाहती है उन इक्विटी शेयर्स को उसने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर लिस्ट करवा लिया हो, ये जरूरी है।
बिना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उन इक्विटी शेयर्स को लिस्ट कराए आईपीओ नहीं ला सकती। तो अभी तक हमने दो कंडीशंस पढ़ी। अभी तक हमने पूरा जो इस चैप्टर, देखो बच्चों बार बार रिवाइज करवाऊंगा मैं, आपको मेरी आदत पता है। मेरी आदत क्या है, अपन कैसे पढ़ते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ा और प्रीवियस ईयर के साथ में क्वेश्चंस करे और रिवीजन किया। क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, पहली बार ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका पहला न्यू सिलेबस का अटेम्प्ट 2023 जून में पहली बार लगेगा, तो हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड है नहीं हमारे पास, लेकिन हम लोग रिवीजन बार बार करेंगे और एमसीक्यूज पढ़ेंगे इसके। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कंपनीज पैसा रेज कर सकती हैं कैपिटल मार्केट में अपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके। क्या हर कंपनी कैपिटल मार्केट में अपनी इक्विटी शेयर्स आईपीओ की फॉर्म में इशू करके पैसा रेज कर सकती है? जी नहीं, सिर्फ वही कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, जिसमें से एक कंडीशन क्या है कि ना तो वो कंपनी खुद, ना ही उसका प्रमोटर, ना ही उसका डायरेक्टर और ना ही उस कंपनी का कोई सेलिंग शेयर होल्डर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, डीबार्ड नहीं होना चाहिए। ना तो कंपनी रेस्ट्रिक्टेड या डीबार्ड हो, ना ही डायरेक्टर, ना ही प्रमोटर और ना ही सेलिंग शेयर होल्डर, कोई भी सेबी से बोर्ड से रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, डीबार्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई कंपनी आईपीओ के अंदर अपने शेयर्स को अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है तो उसने स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल जरूर ले ली। सर इंडिया के अंदर टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? टोटल तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। सर मेन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सर अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ का इशू ला रही है तो वो इस पर लिस्ट होके लेकर आएगी या इस पे लिस्ट होकर लेकर आएगी? जिस पे उसकी मर्जी है, चाहे तो इस पे, चाहे तो इस पे और चाहे तो दोनों पे। अच्छा, लेकिन सर कम से कम एक पे लिस्ट होना जरूरी है। यहां तक सर समझ में आ गई, दो कंडीशन आपने समझाई, दोनों की दोनों मस्त समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन पर चल। सर एक बात बताइए, मैंने ये सुना है कि अगर आज कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो कंपनी चाहे से कहीं की भी है, कोई भी पर्सन कहीं भी बैठा हुआ उस कंपनी के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज कर सकता है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है क्या कि अगर कंपनी बेंगलुरु की है तो खरीदने वाले को पहले ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के, बस पकड़ के बेंगलुरु जाना पड़ेगा, वहां एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? जी नहीं। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी आईपीओ का इशू लेकर आ रही है ना, तो ये जरूरी है कि वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को परचेज करने का ऑप्शन देगी पब्लिक को। ये कंपलसरी है, जरूरी है। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ का इशू लेकर आ रही है तो ये कंपलसरी है, ये जरूरी है कि वो कंपनी पब्लिक को उन शेयर्स को जो आईपीओ में इशू होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदने का ऑप्शन दे। अब सर वो कैसे देगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदने का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। देखो, एक डिपॉजिटरी नाम की बॉडी कॉरपोरेट होती है, ये भी एक कंपनी ही होती है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, सेबी के पास में ये रजिस्टर्ड होती है। क्लियर है ये चीज? तो डिपॉजिटरी नाम की एक कंपनी होती है खुद। उसका काम क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेकर आ रही है तो वो अरेंजमेंट करके देती है। वो कंपनी से ये बोलती है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक जब आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदना चाहेंगे तो हम उनके लिए एक अकाउंट ओपन कर देंगे, जिसे डीमेट अकाउंट बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज की भाषा में। देखिए मैं पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने बोला ना, न्यू सिलेबस में कर क्या दिया है इन्होंने कि सिर्फ पॉइंट पॉइंट दे दिए हैं और कहानियां हटा दी हैं। ओल्ड सिलेबस में सेबी वाला पार्ट बहुत बड़ा, कंडीशंस भी अलग थी। न्यू सिलेबस में ये कंडीशन पहली बार आई है, ओल्ड में ये कंडीशंस नहीं थी। मैं समझा देता हूं होता क्या है। सपोज करिए आज एयरटेल कंपनी है, वो आईपीओ लेकर आना चाहती है। सपोज कीजिए एयरटेल कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाहती है,
अब उसको ये पता है कि वो जो शेयर्स का इशू लेकर आएगी और पब्लिक को बोलेगी खरीद लो, तो पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को खरीदना चाहेगी। अब ये होगा कैसे? कंपनी ना एक डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट कर लेगी। वो बोलेगी कि जब भी कोई पब्लिक एप्लीकेशन लगाएगी मेरे पास कि मुझे आपके शेयर्स परचेज करने हैं, और अगर हमने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, अगर हम उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन कर दोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ओपन कर दोगे, और उसमें जितने हम शेयर्स उसको दे रहे हैं वो डाल दिए जाएंगे। नॉर्मली क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्मली क्या होता कि वो एप्लीकेशन लगाता कंपनी के पास और कंपनी उसको शेयर्स पोस्ट करती। जैसे आप मेरी क्लास परचेज करते हो तो मैं आपको जो बुक देता हूं वो मैं यहां से पोस्ट करवा देता हूं और आपके घर पे पहुंच जाती है। नॉर्मली शायद ऐसा होता कि पब्लिक अगर कंपनी को एप्लीकेशन लगा के बोलती मुझे आपके शेयर्स खरीदने, तो कंपनी पैसा रख लेती, एनवलप के अंदर शेयर्स डालती और उसके घर पे होम डिलीवरी करवा देती। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो कंपनी ने पहले ही डिपॉजिटरी से बात कर ली कि मैं इसको शेयर्स दे रही हूं, तुम इसके लिए एक अकाउंट ओपन कर दो, इसकी आईडी बना दो, इसका पासवर्ड बना दो, और इसको वो आईडी पासवर्ड सेंड कर दो। इसको बोल दो कि भैया तेरा अकाउंट ओपन हो गया, ये तेरी आईडी है, ये तेरा पासवर्ड है, जा वहां पे लॉग इन कर, लॉग इन करके देख तेरे अकाउंट में इतने शेयर्स आ चुके हैं, मतलब हमने तुझको शेयर्स दे दिए। तो जब भी और है ना, अगर सपोज करो कि कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ऑलरेडी है, जिसके पास में ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है, तो उसको तो नया डीमेट अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी डायरेक्टली उसके अकाउंट में शेयर्स डाल देगी। लेकिन अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये जरूरी है कि वो कंपनी उस पब्लिक को जिसको वो इशू कर रही है शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक वे में शेयर्स खरीदने का मौका देगी। इसके लिए वो कंपनी पहले क्या करेगी, डिपॉजिटरी से पहले एग्रीमेंट कर लेगी कि भैया, डिपॉजिटरी से बोलेगी ठेका ले लो मेरा, ठेकेदार से बोलते हैं बोले ठेका ले लो भाई, मेरा इशू आ रहा है, ये इशू इतने दिन से इतने दिन तक ओपन रहेगा, लोग खरीदेंगे, तुम इतना पैसा ले लो मेरे से, और जो भी आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ओपन कर देना, उसके में मैं जितने बोलूं उतने शेयर्स डाल देना, आईडी पासवर्ड बना देना, उसको आईडी पासवर्ड की डिटेल दे देंगे, फिर वो अपना इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट देखे। तो ये जरूरी है। अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक वे में शेयर्स खरीदने का मौका नहीं दे रही है, आईपीओ नहीं ला सकती। गलत। स्टूडेंट बोलता है सर मजा आ गया, आप एकदम कहानी बनाकर समझा रहे हो, मजा ही आ रहा है। सर अभी तक 3 कंडीशन पढ़ी है हमने इस चैप्टर में, कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो उसे सभी की सभी कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी होता है। आपने मुझको 3 कंडीशन पढ़ाई है, वो तीनों कंडीशन एक बार रिवाइज करते हैं। सर पहली कंडीशन आपने पढ़ा है कि अगर कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर इशू लेकर आना चाहती है, तो सबसे पहली बात है, ना तो वो कंपनी खुद, ना उसका प्रमोटर, ना उसका डायरेक्टर, और ना ही उसका कोई सेलिंग शेयर होल्डर सेबी से डिबार्ड नहीं होना चाहिए, सेबी ने उनको मना नहीं किया होना चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने से। सेबी क्यों मना करेगा? अगर वो लोग फ्रॉड ब्रॉड है। दूसरा, अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, तो जरूरी है कि उसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिए, कम से कम एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो ले ली है, ज्यादा से ले लिया तो ठीक है, कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ले ली हो। क्लियर है ये चीज यहां तक? दूसरा, अच्छा, तीसरी कंडीशन कि कोई भी कंपनी आईपीओ का इशू लेकर आ रही है, जरूरी है कि उसने डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट कर लिया है कि जब भी पब्लिक खरीदेगी तुम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स खरीदवा दोगे, मतलब तुम डीमेट अकाउंट ओपन करवा दो। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक चीज और बताऊं बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इसमें डिफरेंस होता है। स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया में बहुत है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बहुत कम है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है वो स्टॉक एक्सचेंज जिसने जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट देकर ये बोला है कि तुम बड़े स्टॉक एक्सचेंज हो, तुम अच्छे स्टॉक एक्सचेंज हो,
तुम ट्रस्टेबल स्टॉक एक्सचेंज हो, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूं, मैं तुमको एक सर्टिफिकेट देता हूं कि अब तुम रिकॉग्नाइज हो चुके हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहता है तो उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एप्लीकेशन लगानी पड़ती। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ ली आज की क्लास में। क्लियर है ये चीज? अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है और हम इसको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इसको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ ली है, अब हम आगे मूव करते हैं अपनी 4th कंडीशन। क्वेश्चन एक आता है कि सपोज कीजिए एक कंपनी है और वो आईपीओ लेकर आना चाहती है आज जून 2023 में। अच्छा, उससे पहले उस कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए, ऑलरेडी उसने शेयर्स इशू किए हुए, लेकिन उन शेयर्स पर अभी तक जिन लोगों ने खरीदे थे शेयर्स, शेयर होल्डर, उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट नहीं दिया, पार्टली पेड शेयर्स हैं वो, अभी उन शेयर्स पर पूरा पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो वो कंपनी अब नया आईपीओ नहीं ला सकती जब तक कि उसने पुराने जो शेयर्स इशू करे हैं उन पर पूरा का पूरा पैसा रिकवर नहीं कर लिया। मतलब वो पार्टली पेड शेयर्स नहीं रहने चाहिए, मतलब कि फुल्ली पेड शेयर्स हो जाने चाहिए। अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो ये जरूरी है कि वो पहले जो शेयर्स का इशू लेकर आई थी वो शेयर्स पार्टली पेड नहीं हो, वो शेयर्स फुल्ली पेड हो। तो 4 कंडीशन पढ़ ली, रिवाइज करो भाई, रिवाइज करो जल्दी जल्दी। अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो पहली कंडीशन ये है, ना तो वो कंपनी खुद, ना उसका प्रमोटर, ना उसका डायरेक्टर, ना ही उसका कोई सेलिंग शेयर होल्डर सेबी के थ्रू डीबार्ड नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड मना नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी कंपनी आईपीओ के थ्रू पब्लिक में इशू लेकर आना चाहती है तो उसने अपने उन शेयर्स को कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा के इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया, कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। तीसरी कंडीशन, कोई भी कंपनी आईपीओ का इशू लेकर आना चाहती है तो जरूरी है उसने डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है कि तुम डीमेट अकाउंट ओपन कर दोगे, लोगों के लिए डीमेटलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स परचेज करवा दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन कि कोई भी कंपनी आईपीओ का इशू लेकर आना चाहती है तो भैया जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, पार्टली पेड शेयर्स हैं, वो आधे अधूरे नहीं होने चाहिए, उन्हें पहले फुल्ली पेड कर लो, उसी के बाद मतलब बचा हुआ जो पैसा है वो लोगों से रिकवर कर लो, उसी के बाद में आप आईपीओ लेकर आ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, आज की क्लास में एक कंडीशन और पढ़ रहे हैं हम, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों इस नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, बड़े प्यार से सुनिएगा कहानी। देखिए ये आपको इस कहानी के अंदर 2 कैरेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों। एक कैरेक्टर का नाम है रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो के फाउंडर हैं, और एक है हमारे लीजेंडरी रतन टाटा जी। इन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सिर्फ न्यू सिलेबस के अंदर नई ऐड हुई है ये कंडीशन, ओल्ड में नहीं थी। देखो, एक बार की बात है, ओयो गया रतन टाटा जी के पास में, बोले नमस्ते टाटा अंकल। बोले बताओ बेटे, ओयो बेटे क्या बात है, कैसे? बोला टाटा अंकल, मैं एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी फलाना ढिकना कोई प्रोजेक्ट है, कोई दूसरी कंपनी ला रही है, कुछ है कोई प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ला रही है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, और मेरी कंपनी ओयो कंपनी सोच रही है कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दो। एक प्रोजेक्ट आ रहा है कहीं पर और मेरी ओयो कंपनी सोच रही है कि उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो ताकि प्रॉफिट रिटर्न मिले अच्छा खासा। और उस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाना है उस वो पैसा मैं कहां से कमाऊं? मैं सोच रहा हूं कि मैं पब्लिक को एक आईपीओ लेकर आ जाऊं, पब्लिक के पास में शेयर्स इशू कर दूं। तो मैं पब्लिक को बोलूं लो भैया शेयर्स, पब्लिक मेरे को पैसा दे दे, वो पैसा मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा सोच रहा हूं। तो जब टाटा अंकल ने पूछा ओयो बेटे से कि ओयो बेटा क्या हो गया,
बोला टाटा अंकल कोई एक प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे वो बढ़िया प्रोजेक्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देने से कमाई हो जाएगी, लगता है मुझे ऐसा। मैं सोच रहा हूं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा है वो कहां से आए, और वो पैसा मैं सोच रहा हूं कि पब्लिक को आईपीओ में शेयर्स इशू कर दूं, उनसे पैसा कमाऊं और वो पैसा कमा के प्रोजेक्ट में लगा दूं, मेरी जेब से कुछ नहीं जाए। तो रतन टाटा जी ने पूछा, टाटा अंकल ने बोला कितना पैसा लगाना चाहते हो प्रोजेक्ट में? बोला 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए चाहिए उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, मतलब 100 करोड़ का मुझे फाइनेंस रेज करना है, 100 करोड़ रुपए मैं उस प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूं। तो टाटा अंकल बोले ओयो बेटे बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हो, 100 करोड़ रुपए लगाना चाहते हो और उसके लिए तुम आईपीओ लेकर आ रहे हो, तो जितना पैसा तुम प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो 100 करोड़, तुम उसके 25% तक, 25% तक, मतलब 25 करोड़ रुपए आईपीओ लाकर पब्लिक से ले सकते हो। 25 करोड़ से ज्यादा जितना तुम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 100 करोड़ रुपए तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो और तुम सोच रहे हो कि पब्लिक के पास में आईपीओ लाकर पैसा रेज करके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, तुम टोटल उस प्रोजेक्ट में जितना लगाना चाहते हो ना, उसके 25% तक तुम पब्लिक से आईपीओ में रेज कर सकते हो, उससे ज्यादा रेज नहीं कर सकते। जो बचा हुआ 75% है, 75 करोड़ रुपए, वो तुमको कहीं दूसरी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। क्या बोला टाटा अंकल ने, बड़े ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला कि देखो तुम 100 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो, लॉ क्या बोलता है कि जितना पैसा तुम प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो उसका 25%, मैक्सिमम 25%, दैट मीन्स 25 करोड़ रुपीज तुम आईपीओ के थ्रू पब्लिक से रेज कर सकते हो। बचा हुआ 75% तुम्हें कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। कहीं और से का मतलब है तुम कहीं से लोन ले लो, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अंडर राइटर, ईसीबी, एफडीआई, फॉरेंसिक, कोई भी सेबी के थ्रू वेरीफाइड तरीके से, सेबी के थ्रू वेरीफाइड तरीके से तुम्हें बाकी का 75%, चोरी चकारी करके नहीं लाना है कि चोरी कर ली, डकैती कर ली, गलत तरीके का धंधा पानी करने लगे, ना ना ना। तुम टोटल जितना पैसा प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो उसके 25% तक तुम आईपीओ से रेज कर सकते हो, ये मैक्सिमम है। बाकी का बचा हुआ 75% तुमको कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, और कहीं और से अरेंज करने का मतलब है वेरीफाइड तरीके से अरेंज करना है, ऐसे तरीके से जिसको सेबी ऑथोराइज्ड करता है, उल्टा सीधा कोई घोटाला मत कर देना। तो बच्चों अभी तक हमने 5 कंडीशन पढ़ी, 5 और रिवाइज कर देता हूं एक बार। अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो पहली कंडीशन, ना तो वो कंपनी खुद, ना इसका प्रमोटर, ना उसका डायरेक्टर, ना उसका सेलिंग शेयर होल्डर सेबी से रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो उसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवा दिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिए कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। तीसरी कंडीशन, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो जरूरी है उसने डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है और पब्लिक को डीमेटलाइज्ड शेयर्स, डीमेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो उसके पुराने जो इश्यूड शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप। और उसके बाद में नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो जरूरी है कि जितना वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रही है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जितना पैसा इन्वेस्ट करने का सोचे, उसका मैक्सिमम 25% आईपीओ से पैसा रेज किया जा सकता है, बाकी का 75% किसी दूसरी तरीके से रेज करना है, और वो दूसरा तरीका सेबी से वेरीफाइड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोगों ने सीएमए फाइनल का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेक्शन बी, सेबी, जो कि 40 नंबर का है, उसका पहला चैप्टर कंप्लीट करा है। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं, अभी तो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ाने का है मुझको आपको। अभी तो पहले हम कंडीशंस ही बहुत सारी पढ़ेंगे, फिर आगे अभी तो बहुत कुछ बचा है। पर इस चैप्टर की पहली क्लास आपने आज करी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। मैं फिर दोबारा से एक बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने क्लास परचेज की हुई है उनके पास में प्रॉपर क्लासेस हैं, बुक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, सब कुछ है।
अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है, ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है, क्योंकि कोर्स चेंज है। अगर तुम्हारे इस मंद बुद्धि के अंदर थोड़ा सा जो दिमाग दिया है, अगर उसके अंदर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों सेम है, तो भगवान करे ऐसा लगे और जून के एग्जाम दे लो, उसके बाद में वापस आओगे, तब दुनिया को आप लोग खुद बोलोगे। ऐसा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए फिर दोबारा से बोल रहा हूं, ये सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए है, ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है, क्योंकि कोर्स चेंज है। ओल्ड सिलेबस में कंडीशंस अलग है, न्यू में अलग है। तो चलिए बच्चों, बाकी का हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।